हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। हमने इनमें इन टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि इस गोल्जी एपरेटस में ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और गोल्जी एपरेटस में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जिन वेजिकल्स के द्वारा होता है तो वो वेजिकल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो इस वीडियो में हम गोल्जी एपरेटस के ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हमने पहले कॉप 1 एंड कॉप 2 वेजिकल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड टाइप के वेजिकल्स यानी कि क्लैथरीन कोटेड वेजिकल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम डॉकिंग एंड फ्यूजन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके गोल्जी एपरेटस के सिस सिस्टर्नी में पहुंचती है तो वहाँ सिस सिस्टर्नी में उस प्रोटीन का अगेन ग्लाइकोसाइलेशन होता है। हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोसाइलेशन में मैनोज रेसिड्यूज का एडिशन होता है, तो मैनोज रेसिड्यूज से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है वहाँ पे। लाइसोसोमल एंजाइम्स के अलावा यदि कोई एंजाइम्स किसी और कंपार्टमेंट में जानी है तो उसका इस तरह से ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा, तो उसका ग्लाइकोसाइलेशन अलग तरीके से होगा। यानी कि मैनोज रेसिड्यूज का जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये इसकी पहचान है कि ये प्रोटीन लाइसोसोमल एंजाइम है या लाइसोसोम्स में जाना है। इस तरह से फॉस्फोराइलेटेड मैनोज रेसिड्यूज ही लाइसोसोमल एंजाइम्स के सॉर्टिंग सिग्नल्स हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स को मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि जो कोटेड वेजिकल होते हैं उसमें मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स होते हैं और वो किसे कैप्चर करते हैं, जो मैनो 6 फॉस्फेट्स से अटैच होगा। तो मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स से लाइसोसोमल एंजाइम्स अटैच होते हैं। इस तरह से लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो उस वेजिकल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इन लाइसोसोमल प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को क्लैथरीन कोटेड वेजिकल्स में कैरी किया जाता है। क्लैथरीन कोटेड वेजिकल हमारी थर्ड टाइप की ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होती हैं, जो कि गोल्जी एपरेटस से रिलीज होती हैं या बर्ड ऑफ होती हैं। तो क्लैथरीन कोटेड वेजिकल वो वेजिकल्स हैं जिनके आउटर कवर पर कौन सा प्रोटीन है, क्लैथरीन प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं क्लैथरीन प्रोटीन्स, ये हनी कॉम्ब की तरह दिखते हैं। इस आउटर कवर के नीचे इनर शेल प्रेजेंट होती है और उस शेल में प्रोटीन अडेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन क्लैथरीन कोटेड वेजिकल के अंदर की शेल पर जो प्रोटीन अडेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से जो प्रोटीन अडेप्टर्स लाइसोसोमल प्रोटीन्स को कैरी करते हैं वो प्रोटीन अडेप्टर्स हैं GGA। यानी GGA के 2 एंड होंगे। एक एंड से वो क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स से जुड़ा होगा, यानी वेजिकल के जो प्रोटीन कोट है जिस उसमें क्लैथरीन प्रोटीन होती है, तो GGA का जो मॉलिक्यूल है वो एक क्लैथरीन मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। और जो दूसरा एंड होगा वो लाइसोसोम के प्रोटीन्स से अटैच होगा। तो लाइसोसोम के प्रोटीन्स के सॉर्टिंग सिग्नल्स से अटैच होता है। उसके लाइसोसोम के प्रोटीन के सॉर्टिंग सिग्नल्स कौन से होते हैं, मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स जाके लाइसोसोमल एंजाइम से जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये क्लैथरीन कोटेड वेजिकल से लाइसोसोम प्रोटीन्स को इनक्लोज करके उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसा हमने कॉप 1 एंड कॉप 2 वेजिकल्स में देखा था कि SAR1 प्रोटीन और ARF1 प्रोटीन वेजिकल को फॉर्म करती है, उसी तरह से क्लैथरीन कोटेड वेजिकल में भी ARF1 प्रोटीन होता है और ARF1 प्रोटीन जो है वो GDP से बाइंड होने की वजह से फॉर्म होते हैं। तो पहले ये GDP से बाइंड रहते हैं तो वो इनएक्टिव रहते हैं। जब ये GTP में कन्वर्ट होती है तो ये प्रोटीन जो है फॉर्म होने लगता है, यानी वेजिकल फॉर्म हो जाता है। और जब ये GTP वापस GDP में कन्वर्ट हो जाती है तो ARF1 प्रोटीन डिसोशिएट हो जाता है और ये वेजिकल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वेजिकल के डिसइंटीग्रेट होने से उसके अंदर जो भी प्रोटीन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो रिलीज हो जाता है। और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क यानी TGN से बर्ड होने के बाद में क्लैथरीन कोटेड वेजिकल से क्लैथरीन की कोट डिसॉल्व हो जाती है और जो हमारा प्रोटीन या मॉलिक्यूल कैरी करना होता है वो अनकोटेड वेजिकल में ही लाइसोसोम्स तक पहुंचता है।
तो लाइसोसोम तक पहुंचने के जस्ट पहले ही मैनोज फॉस्फेट रिसेप्टर्स या MPR जो है वो डिसोसिएट होते हैं और वापस गोल्जी एपरेटस तक आते हैं। इस तरह से हमने देखा कि लाइसोसोम में जो प्रोटीन लाइसोसोम्स तक प्रोटीन जिन्हें हमें पहुंचानी होती है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो लाइसोसोम के अलावा दूसरे कंपार्टमेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है या दूसरी पैरोक्सिसोम्स हैं, तो उन कंपार्टमेंट्स तक प्रोटीन किस तरीके से मतलब पहुंचाए जाते हैं। तो 2 तरीके से पहुंचाए जाते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल की सहायता से, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में एक रेल्स की तरह काम करते हैं, वो वेसिकल्स को डायरेक्ट करते हैं अपने जिस भी कंपार्टमेंट तक उन्हें जाना है या जिस भी ऑर्गेनेल्स तक उन्हें जाना है, उस ऑर्गेनेल्स तक पहुंचने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो वेसिकल्स को डायरेक्ट करते हैं। तो एक तो इस तरीके से ये प्रोटीन्स पहुंच जाती हैं। दूसरी जो प्रोटीन्स होती हैं वो टीथरिंग प्रोटीन्स के वजह से पहुंचती हैं। तो टीथरिंग प्रोटीन जो होता है वो 2 रॉड शेप्ड फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं एक तरह से कैसे होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और रॉड की शेप होती हैं। तो टीथरिंग प्रोटीन्स हमेशा 2 प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल के मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। एक तरफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल के मेम्ब्रेन से अटैच होंगी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल वो जिसमें वो प्रोटीन कैरी किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट करना है, वो वेसिकल से एक तरफ से वो टीथरिंग प्रोटीन जो है वो अटैच हुई रहती है, और जो दूसरी टीथरिंग प्रोटीन है वो टारगेट कंपार्टमेंट से अटैच हुई रहती है। ठीक है, ये टीथरिंग प्रोटीन्स जो है वो रैब प्रोटीन से अटैच होते हैं, RAB रैब प्रोटीन से अटैच होते हैं। ह्यूमंस में 60 रैब प्रोटीन्स के जीन्स पाए गए हैं, यानी अलग अलग ऑर्गेनेल्स के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं, अलग अलग रैब प्रोटीन्स होते हैं। और जब ये रैब प्रोटीन्स जो है वो भी GTP यानी GDP से बाइंड हुए रहते हैं, तब ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। और रैब प्रोटीन जब GTP से बाइंड हो जाते हैं, यानी यही GTP में कन्वर्ट हो जाता है, तो रैब प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं। तो इनमें यहाँ पर रैब प्रोटीन्स के अलावा मोटर प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि वेसिकल को स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स की तरफ डायरेक्ट करती हैं। इन मोटर प्रोटीन्स की एक्टिविटी को भी रैब प्रोटीन ही कोऑर्डिनेट करता है। अब नेक्स्ट आता है डॉकिंग वेसिकल्स टू द टारगेट कंपार्टमेंट, यानी कि जैसे वेसिकल्स जो है वो बर्ड ऑफ हो गई, TGN से निकल गई है और उसके बाद वो अपने उस स्पेसिफिक कंपार्टमेंट की तरफ पहुंच भी रही है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के वो वहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन अब इस टारगेट कंपार्टमेंट में रिसीव करने के लिए जिस प्रोसेस होती है उसे डॉकिंग कहते हैं। तो व्हेन membranes of the vesicle and target organelle come in close contact, यानी जब ये मेम्ब्रेन वेसिकल की मेम्ब्रेन यानी जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है उसकी मेम्ब्रेन और जो टारगेट ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन्स, दोनों की लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, दोनों की लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जब पास आ जाती है, तो जो लिपिड बाइलेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगता है। यहाँ पर जो कौन सा प्रोटीन होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसके अलावा मतलब उसमें स्नेर नामक प्रोटीन पाया जाता है, वो की रोल प्ले करता है। स्नेर प्रोटीन्स 2 टाइप की होती हैं, V स्नेर प्रोटीन और T स्नेर प्रोटीन। तो V स्नेर प्रोटीन जो होती है वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट वेसिकल में प्रेजेंट होती हैं। जो T स्नेर प्रोटीन होती हैं वो टारगेट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमंस में 35 फैमिलीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि ये स्नेर फैमिली की 35 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को अब तक फॉर्म किया गया है या अब तक रिसर्च कर लिया गया है। तो अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें तो हम नर्व सेल की बात करते हैं कि नर्व सेल में किस तरह से डॉकिंग होती है। तो नर्व सेल की बात करें तो सिनैप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं। सिनैप्टिक वेसिकल्स वो होती हैं जो 2 नर्व सेल्स के बीच का जंक्शन होती हैं। तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स के बीच में सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसमीटर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज़ होता है। तो एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक नर्व सेल से निकल करके और दूसरे नर्व सेल्स में रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर हम डॉकिंग इसी के सहायता से पढ़ेंगे।
तो वहाँ पे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स उनसे सिक्रीट होते हैं और दूसरे नर्व सेल्स पर जा कर के ये सिनेप्टिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में वी सिनेर कौन सा होता है? जो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करते हैं वो वेसिकल्स जो हैं उस वेसिकल में वी सिनेर प्रोटीन होता है। वी सिनेर जो होता है, वी सिनेर कौन सा है? सिनेप्टोब्रेविन। और 2 टी सिनेर प्रोटीन पाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम है SNAP25 और दूसरे का नाम है सिंटैक्सिन प्रोटीन। जब सिनेप्टिक वेसिकल दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स के पास आया तो SNAP25 जो प्रोटीन है उसमें से 2 अल्फा हेलिसेस फॉर्म होते हैं और एक अल्फा हेलिसेस सिंटैक्सिन और सिनेप्टोब्रेविन से फॉर्म होते हैं। इस तरह से वहाँ 4 अल्फा हेलाइसेस उनका फॉर्मेशन होता है। ये चारों अल्फा हेलाइसेस आपस में टाइटली इंटरवोवन हो जाते हैं। इस तरह से सभी वेसिकल्स पूरे ऑर्गेनेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सभी अल्फा हेलाइसेस आपस में इंटरवोवन हो जाते हैं। इस तरह से डॉकिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यह जानना इंटरेस्टिंग है कि टिटनस और बोtulism जैसी बीमारियों में जो बैक्टीरिया होता है उसका टॉक्सिन स्नेर प्रोटीन्स पर एक्ट करता है और इससे न्यूरोट्रांसमीटर्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और इसकी वजह से आगे सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते हैं, एक नर्व से दूसरी नर्व से सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस जैसी खतरनाक स्थिति आ जाती है। अब आता है डॉकिंग होने के बाद में अब आता है फ्यूजन बिटवीन वेसिकल्स एंड टारगेट मेम्ब्रेन। डॉक्ड कंडीशन में ही जब डॉकिंग पूरी प्रोसेस हो जाती है तो उस टाइम पे वेसिकल्स यानी जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जिन्होंने अपना प्रोटीन कैरी किया हुआ है वो अपना सारा कंटेंट डिस्चार्ज कर देते हैं। अपना जो टारगेट मेम्ब्रेन है वहाँ उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं और इसके लिए भी उन्हें एक सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिग्नल होता है कैल्शियम के लेवल का अप हो जाना, यानी अगर कैल्शियम के लेवल बढ़ गया तो ये सिग्नल होता है कि जो डॉकिंग के बाद में जो वेसिकल आया हुआ है वो अपना कंटेंट डिस्चार्ज कर दें। डिस्चार्ज होने के बाद में चारों अल्फा हेलाइसेस जो होते हैं जो आपस में इंटरवोवन हो गए थे, टाइटली इंटरवोवन हो गए थे, वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और इस डिसोसिएशन में एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। उसी की एनर्जी लेकर के ये एटीपी की एनर्जी लेकर के ये चारों अल्फा हेलाइसेस एनएसएफ की मदद से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को डिटेल में स्टडी किया और गोल्जी एपरेटस में होने वाले ग्लाइकोसाइलेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। गोल्जी से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता है और उसमें किन किन तरीके के वेसिकल्स होते हैं और हमने तीनों तरीके के वेसिकल्स की स्टडी की और लास्ट में डॉकिंग एंड फ्यूजन को भी देखा। अब हम अपने अगले वीडियो में लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे।